Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture and continuation of hypertension or blood pressure management. We have already discussed the definition, classification, pathophysiology, stages of hypertension and complications of hypertension, and now the treatment of hypertension. First we will discuss table 33.4, table 33.5 and figure 33.2. So let us move to table 33.4, 33.5 and figure 33.2. This is table 33.4, common antihypertensive drugs. The first class is the diuretics. In the diuretics we have class thiazide diuretics, then we have loop diuretics, we have potassium sparing diuretics. In thiazide diuretics we have chlorothiazide, chlorthalidone, hydrochlorothiazide, indapamide and methyclothiazide and metalazone. लूप डायूरेटिक्स में है हमारे पास ब्यूमेटिनाइड, इथाक्राइनिक एसिड, फ्यूरिसिमाइड एंड टॉर्सिमाइड. पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में हमारे पास हैं एमिलोराइड, एप्लेरिनॉन, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्राइएम्टेरिन. The another class is vasodilator, direct acting vasodilators or direct vasodilators. Here we have three drugs: hydralazine, minoxidil and nitroprusside. Then we have class of angiotensin converting enzyme inhibitors, ACE inhibitors. We have benazepril, captopril, enalapril, enalaprilate, fosinopril, lisinopril, moxapril, perindopril, quinapril, ramipril and trendolapril. Then we have angiotensin 2 receptor antagonists or ARBs, azlisartan, candesartan, silexatil, aprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan and valsartan. Then we have class renin inhibitor. In renin inhibitor we have only one drug, which is L-skyrine. Then we have sympatholytic drugs. Sympatholytic drugs में है हमारे पास फर्स्ट इज द बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, जिसमें एसीब्यूटेलोल, एटिनोलोल, पिटेक्सोलोल, बाइजोप्रोलोल, कार्बिडोलोल, एजमोलोल, लेबिटोलोल, मेटोप्रोलोल, नेडोलोल, नेबिवोलोल, पेनब्यूटेलोल, पेंडोलोल, प्रोप्रेनोलोल एंड टेमोलोल है. सेंट्रली एक्टिंग में हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट हैं, ये भी जो है वो सिम्पेथोलाइटिक्स हैं. इसमें क्लोनिडीन, गोनाबेंस, गॉनफेसिन एंड मिथाइल डोपा हैं. पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रिनर्जिक ब्लॉकर में न्यूरॉन ब्लॉकर्स हैं रिजरपिन, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, डायरेक्ट डॉक्सेजोसिन, प्रेजोसिन, टेराजोसिन्स. फिर हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. इसमें हमारे पास बेंजोडाइजिपीन डेरिवेटिव में है डेल्टायाजिम, डाइफिनाइल अल्काइलामाइन डेरिवेटिव में विरापामिल है. इसके अलावा डाई हाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव में हमारे पास एम्लोडिपीन है, क्लेविडिपीन है, फेलोडिपीन है, इसराडिपीन है, निकार्डिपीन है, नाइफिडिपीन है और निजोल्डिपीन है. इसके बाद ये टेबल कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं टेबल 33.5 पे, कॉमन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट फॉर हाइपरटेंशन. क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि वो पेशेंट्स जो कि स्टेज 2 हाइपरटेंशन के, उनको 2 ड्रग दी जाएंगी. तो बजाय ये कि वी गिव 2 सेपरेट टैबलेट, वी शुड गिव 1 टैबलेट एंड इन द 1 टैबलेट 2 ड्रग्स आर देयर. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का और स्पाइरोनोलैक्टोन के, हाइड्रोक्लोरोजाइड ट्राइएम्टेरिन का, हाइड्रोक्लोरोजाइड एमिलोराइड का है. डायरेटिक्स बीटा ब्लॉकर का है लाइक बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड एंड नेडोलोल का. इसके अलावा हमारे पास क्लोरथैलिडोन एटिनोलोल का, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड प्रोपेनोलोल का, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मेटोप्रोलोल का, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड बाइजोप्रोलोल का. इसी तरीके से डायरेटिक्स और एस एंजाइम, जो एस इनहिबिटर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी मौजूद है लाइक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड कैप्टोप्रिल के साथ, इसी तरीके से बेनाजिप्रिल के साथ, लेसिनोप्रिल के साथ, एनालेप्रिल के साथ, फॉसिनोप्रिल के साथ, मॉक्सेप्रिल के साथ और क्यूनेप्रिल के साथ. फिर डायरेटिक्स के कॉम्बिनेशन एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ है, यानी आर्ब्स के साथ है. लाइक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का कॉम्बिनेशन लोसार्टिन के साथ, अर्बीसार्टिन के साथ, वेलसार्टिन के साथ, टेल्मीसार्टिन के साथ, कैंडीसार्टिन के साथ, एप्रोसार्टिन के साथ एंड ओल्मीसार्टिन के साथ. फिर हमारे पास हैं एस इनहिबिटर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी कॉम्बिनेशन है. एनालेप्रिल, फेलोडिपीन, ट्रेंडोलाप्रिल एंड विरापामिल एंड बेंजिप्रिल एंड एम्लोडिपीन. फिर हमारे पास है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी आर्ब्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर,
ऑल्मिसार्टेन, एम्लोडिपिन, वेल्सार्टेन, एम्लोडिपिन एंड टेल्मिसार्टेन, एम्लोडिपिन। फिर हमारे पास है ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनको 3 एंटी हाइपरटेंसिव की ज़रूरत है। एम्लोडिपिन, वेल्सार्टेन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का कॉम्बिनेशन, एम्लोडिपिन, ऑल्मिसार्टेन एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का कॉम्बिनेशन, फिर एलिस्काइरिन, एम्लोडिपिन एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन भी है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड हाइड्रोलिजीन का, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मिथाइल डोपा का, एम्लोडिपिन एटोरवास्टेटिन का, क्लोनिडीन क्लोरथैलिडोन का, हाइड्रोलिजीन आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का, एलिस्काइरिन विद वेल्सार्टेन, एलिस्काइरिन विद एम्लोडिपिन एंड एलिस्काइरिन विद हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। ये नेक्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम फिगर 33.2 पे, जो है बेसिकली एल्गोरिदम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एज पर JNC7 गाइडलाइन। तो यहाँ से हम आते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नॉट एट गोल ऑफ ब्लड प्रेशर, मीन्स के when the blood pressure is less than 140/90 mmHg or less than 130/80 mmHg for those with diabetes और chronic disease, अगर इससे कम है और पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो का ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है और डायबिटीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें 130/80 से ज़्यादा आ रहा है, तो इनिशियल ड्रग चॉइसेस। हाइपरटेंशन विदाउट कंपेलिंग इंडिकेशन, हाइपरटेंशन विद कंपेलिंग इंडिकेशन। अब ये कंपेलिंग इंडिकेशन क्या है? लाइक डायबिटीज़ है, हिस्ट्री ऑफ MI है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ये कंपेलिंग इंडिकेशन है। हाइपरटेंशन विदाउट कंपेलिंग इंडिकेशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 के दरमियान में, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन बिटवीन 90 to 99 mmHg, दोनों में से कोई एक है। थाइजाइड टाइप डाययूरेटिक्स आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मे ऑल्सो भी कंसिडर ACE इनहिबिटर, आर बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या कॉम्बिनेशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, हम कब कहेंगे उसे? जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक मोर देन 160 है और डायस्टोलिक मोर देन 100 है। 2 ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर मोस्ट केसेस, लाजमी तौर पे स्टेज 2 हाइपरटेंशन में हमें 2 ड्रग देनी पड़ेंगी। 2 ड्रग कॉम्बिनेशन में आमतौर पे थाइजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में ACE इनहिबिटर देंगे या आर्ब देंगे या बीटा ब्लॉकर देंगे या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। फिर उसके बाद अगर हाइपरटेंशन विद कंपेलिंग इंडिकेशन है तो 2 ड्रग दी जाएंगी, और उसमें वो वाली ड्रग दी जाएंगी जो कि अप्रोप्रिएट होंगी। लाइक हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर हार्ट फेलियर है तो फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम नहीं दे सकते। डायबिटीज़ के पेशेंट को चॉइस ऑफ ड्रग क्या होगी? ACE इनहिबिटर, आर्ब्स एंड बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डाययूरेटिक्स आर नॉट चॉइस। और इन तमाम मेजर्स के बाद इफ़ द पेशेंट ब्लड प्रेशर गोल्स आर नॉट मीट, अगर जो गोल है वो मीट नहीं कर रहा है, यानी आम पेशेंट में लेस देन 140/90 और वो पेशेंट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का है या डायबिटीज़ का है उसका ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे नहीं जा रहा, तो फिर क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज डोजेज और एड एडिशनल ड्रग until the goal blood pressure is achieved and consider consultation with hypertension specialist means cardiologist। तो कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी अगर ये गोल अचीव नहीं हो रहे डोज बढ़ाने के बावजूद भी। तो ये हमने तीनों टेबल और फिगर 33.2 डिस्कस कर ली। नाउ जर्नल प्रिंसिपल्स। ट्रीटमेंट प्राइमरीली एम्स टू लोअर द ब्लड प्रेशर टूवर्ड्स द नॉर्मल with minimal side effects and to prevent or reverse the organ damage। ट्रीटमेंट जो भी हम दे रहे हैं उसका गोल क्या है? ब्लड प्रेशर को ना सिर्फ कम करना, नॉर्मल पे लेकर आना और ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमम पे रखना, और कोशिश करना कि ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करें, और अगर जो हो गया है तो अगर जिस हद तक रिवर्स किया जा सकता है उसको रिवर्स भी किया जाए। ऑर्गन डैमेज लाइक वो किडनी डैमेज है, हार्ट डैमेज है, ब्रेन डैमेज है, आई डैमेज है। करंटली देयर इज़ नो क्योर फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन। अभी तक हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन का कोई क्योर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ मैनेज करते हैं। यानी हाइपरटेंशन अगर एक दफ़ा हो गया तो बस कंट्रोल ही हो सकता है, क्योर यानी ठीक नहीं हो सकता। ट्रीटिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू द टारगेट दैट आर लेस देन 140/90 mmHg इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो ये देखा गया है मुख्तलिफ स्टडीज़ में कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेस देन 140/90 mmHg रखा जाए तो मुख्तलिफ जो कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। फॉर पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन हु हैव डायबिटीज़ और रीनल डिजीज़ द ब्लड प्रेशर गोल रिकमेंडेड बाय JNC7 इज़ 130/80 mmHg। और वो पेशेंट्स जिनको
डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ है या किडनी डिजीज़ है, उनका गोल जो है वो ये है कि उनका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रखा जाए, तो फिर उनमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ कैंडिडेट्स फॉर द ट्रीटमेंट, ऑल पेशेंट्स विद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर of more than 90 mmHg or systolic blood pressure of more than 140 mmHg और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी ये दोनों हो, मोर देन 140/90 हो, शुड रिसीव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 से कम है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कंपेलिंग इंडिकेशन इज़ अवेलेबल, कंपेलिंग इन सिचुएशन मौजूद है। Similarly, for those patients with diabetes, diastolic blood pressure 80 to 89 mmHg and systolic blood pressure 130 to 139 mmHg, जिसको हम प्री हाइपरटेंशन कह रहे हैं, नो ड्रग ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड। बेसिकली तो उसमें क्या है, नो ड्रग ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड अनलेस पेशेंट हैज़ कंपेलिंग इंडिकेशन। लाइक कंपेलिंग इंडिकेशन क्या है कि पेशेंट को हिस्ट्री है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, हिस्ट्री है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की, हिस्ट्री है इस्कीमिक ब्रेन डिजीज़ की, सेरेब्रल स्ट्रोक की, इस्कीमिक है और जो है वो रेटिनल हैमरेज की, तो फिर जो है पेशेंट को इस सूरत में जो है वो हमें ड्रग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो प्री हाइपरटेंसिव रेंज में है। हाउएवर, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सच एज वेट रिडक्शन, डाइटरी सोडियम रिडक्शन, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन शुड बी इनिशिएटेड। इसके अलावा ये कि वेट रिडक्शन, सोडियम इनटेक रिडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो, जो अल्कोहलिक हैं उनका अल्कोहल कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज और रिड्यूस, और इट शुड बी एट द मॉडरेटेड लेवल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एज वेल एज कि हम उसको रिड्यूस कर सकें कि वो प्री हाइपरटेंशन से हाइपरटेंशन में ना चला जाए। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक मेजर्स में, before initiating anti-hypertensive drug therapy, patients are encouraged to eliminate or minimize controllable risk factors। ठीक है, वो controllable risk factors जो कि hypertension और उससे related जो complications हैं उसको reduce कर सकते हैं। Like for example, cigarette smoking है, अब ये controllable है, सिगरेट को छोड़ा जा सकता है, patient should quit the smoking। इसी तरीके से अगर उसका सोडियम इंटेक ज़्यादा है तो सोडियम इंटेक कम करे, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बहुत सुस्त है, काहिल है, तो वो अपनी इस चीज़ को जो है वो लाइफ फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाए। ये कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं। फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं तो उसको कम करें, ये जो है वो कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर कार्डियक डेथ। अब फैमिली तो चेंज नहीं की जा सकती, तो लिहाजा ये कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर नहीं है। जेनेटिक्स भी जो है वो कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर नहीं है। If we talk about the pharmacological treatment, the recommendation of the JNC 7 suggests that the recent clinical trials have demonstrated that the most hypertensive patient will require 2 or more antihypertensive drugs. Thiazide diuretics should be initiated or initial choice of therapy because they have demonstrated a reduction in the morbidity and mortality when used as इनिशियल मोनोथेरेपी। यानी अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब थाइज़ाइड टाइप डायरेटिक्स स्टार्ट की गई तो इससे पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो थी वो रिड्यूस हुई। दे हैव बीन शोन टू लोअर द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, हैव शोन एडिक्वेट लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड पेशेंट टॉलरेबिलिटी, यानी पेशेंट की टॉलरेबिलिटी भी अच्छी है। Thiazide diuretics should be considered initial agent for treatment unless there are compelling indication for other medication। तो शुरू तो थाइजाइड से ही करनी चाहिए। सिर्फ थाइजाइड कब यूज़ नहीं करनी चाहिए, जब कोई कंपेलिंग इंडिकेशन हो और उस कंपेलिंग इंडिकेशन में थाइजाइड जो है वो रिकमेंडेड नहीं हो। एजेंट्स सच एज एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैव ऑल बीन रिकमेंडेड for patients who cannot receive thiazide diuretics or in combination with thiazide diuretics for adequate control of blood pressure। वो पेशेंट्स जो थाइजाइड डायरेटिक्स नहीं ले सकते उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है, एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और
या फिर अगर 2 ड्रग देनी है तो थाइजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में ये ड्रग दी जा सकती हैं। दे मे इंक्लूड द यूज ऑफ एस इनहिबिटर in hypertensive patients having systolic dysfunction after MI and diabetic nephropathy, patient who might benefit from ACE inhibitor in combination with diuretic or patient with heart failure। अब ये बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट्स जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हैं, जिनको डिसफंक्शन है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, यानी हार्ट फेलियर में जा रहे हैं। डायस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब ये हुआ, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हुआ है उनको आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो ऐसे केसेस हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एस इनहिबिटर और डायरेटिक कंबाइन करके दे सकते हैं, और ये ड्रग जो होंगी ऐसे पेशेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। मॉनिटरिंग गाइडलाइन, यानी ड्रग दे तो दी, मॉनिटर भी करना चाहिए। स्पेसिफिक मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर वेरियस ड्रग कैटेगरीज आर आउटलाइन। नंबर 1, ब्लड प्रेशर शुड बी monitored routinely to determine the therapeutic response and to encourage patient compliance। तो ब्लड प्रेशर जब ड्रग दे दी तो मॉनिटर करें कि अब क्या फ़ायदा हो रहा है, ब्लड प्रेशर कितना कंट्रोल में आ रहा है, कितना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है, और पेशेंट के कंप्लाइंस को भी एनकरेज करें कि वो टाइमली अपनी दवा ले। कंप्लाइंस क्या है कि पेशेंट वो मेडिकेशन जो उसको रिकमेंड की गई हैं, प्रिस्क्राइब की गई हैं, वो मेडिकेशन वो उस तरह से ले जिस तरह से उसको लेनी चाहिए। So patient follow the instruction. The following of instruction is the compliance. If the patient is not following the instructions for taking medication, then it is non-compliant patient. Clinicians must be alert to indication of adverse effects. Many patients do not link side effects to drug therapy and embarrassed to discuss them, especially effects related with sexual dysfunction और सेक्सुअल फंक्शन दैट अपीयर लेट इन द थेरेपी। तो बाज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो होती हैं वो सेक्सुअल डिसफंक्शन करती हैं, सेक्सुअल फंक्शन को इम्पेयर करती हैं, तो बाज़ पेशेंट उसको बताते हुए एम्बेरेस होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। तो ये अब एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको जब मेडिकेशन जो है डिस्पेंस करके दे रहा है तो उसकी काउंसलिंग करे कि जो वो मेडिकेशन ले रहा है उससे क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर वो साइड इफ़ेक्ट्स हों तो फिर उसको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली अपने फिजिशियन से कंसल्ट करे, और फिर ड्रग की डोज को चेंज करना है या ड्रग को चेंज करना है वो फिर पॉसिबल किया जाए, यानी उसकी ड्रग जो भी चेंज करनी होगी वो फिर की जा सकेगी। पेशेंट कंप्लाइंस, बिकॉज हाइपरटेंशन इज यूजुअली ए सिम्टम लेस डिजीज। बहुत सारे केसेस में तो पता भी नहीं चलता कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। हाउ द पेशेंट फील्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द ब्लड प्रेशर लेवल। In fact, the patient may actually report feeling normal with an elevated blood pressure and abnormal during hypotensive episode। यानी जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है तो वो नॉर्मल समझ रहा होता है, और जब उसका ब्लड प्रेशर कम होता है, हाइपोटेंशन होता है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को डाउन महसूस कर रहा होता है, यानी एबनॉर्मल। लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइट हेडनेस एसोसिएटेड विद सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर। बिकॉज एसेंशियल हाइपरटेंशन रिक्वायर लाइफ लॉन्ग ड्रग रेजिमेन, it is extremely difficult but necessary to impress patient the need for compliance with their therapeutic regimen। तो क्योंकि पेशेंट ड्रग ले लेके बोर हो जाता है, तंग आ जाता है, तो अक्सर वो बेशतर पेशेंट जो है वो ड्रग जो है वो छोड़ देता है। तो इसीलिए ये पेशेंट की को ये काउंसलिंग ज़रूरी है, इम्प्रेस ज़रूरी है, कि उसको ये बताना ज़रूरी है कि मेडिकेशन आपने पाबंदी से लेनी है, और ये मेडिकेशन आपने पाबंदी से इसलिए लेनी है कि फिर वो जो हमने जो 4 मेजर कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी थी अनट्रीटेड हाइपरटेंशन की और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की, वो हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट डैमेज हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है, सेरेब्रल स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट पैरालिसिस में जा सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर में जा सकता है, यानी किडनी डैमेज हो सकती है, रेटिनल हैमरेज, रेटिनल एक्सुडेट्स बन सकते हैं जिसकी वजह से जो विजन है वो लॉस हो सकता है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कि पेशेंट पाबंदी से अपने ब्लड प्रेशर को ना सिर्फ कंट्रोल रखे, और वो कंट्रोल सिर्फ जब ही रख सकता है जब उसका ड्रग के हवाले से कंप्लायंस बेहतर होगा और वो पाबंदी से अपनी मेडिकेशंस ले रहा होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल कि पेशेंट पाबंदी से मेडिकेशंस ले। इसके अलावा रिकग्नाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस इज़ की, जो मैंने अभी बताई कि अगर पेशेंट कंप्लायंस नहीं ले रहा, इन दवा पाबंदी से नहीं ले रहा, तो उससे क्या सीरियस इश्यूज
डेवलप हो सकते हैं। पेशेंट शुड बी टोल्ड दैट प्रोलॉन्ग अनट्रीटेड हाइपरटेंशन नोन एज साइलेंट किलर कैन अफेक्ट द हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड ऑक्यूलर फंडाई। जो मैंने अभी सारी बातें बताई कि हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, ब्रेन पे पड़ेगा, किडनी पे पड़ेगा, आई पे पड़ेगा, तो ये तमाम इश्यूज डेवलप होंगे, जिसकी वजह से ये बेइंतहा ज़रूरी है कि पेशेंट अपनी मेडिकेशंस टाइमली लेता रहे, पाबंदी से ले, क्योंकि ये बेइंतहा ज़रूरी है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए ये तीनों टेबल और इनके हवाले से इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। नाउ अब हम डिफरेंट ड्रग क्लासेस को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्लास इज डायरेटिक्स एंड इन डायरेटिक्स we will discuss thiazide diuretics. Thiazide diuretics and their derivatives are currently recommended as initial therapy for hypertension. Okay, initial therapy. JNC 7 यानी guidelines recommend initiating therapy with low dose 12.5 milligram of hydrochlorothiazide and increasing the dose if necessary, यानी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा 12.5 मिलीग्राम से तो फिर बढ़ाए, and not exceeding the dose of 50 milligram of hydrochlorothiazide or its equivalent, यानी जो दूसरी ड्रग्स हैं उसकी इक्वलेंट डोज जो इससे बन रही होंगी उससे ज़्यादा ना जाया जाए। एक्शन क्या प्रोड्यूस करेगी डायरेटिक्स और या थाइजाइड डायरेटिक्स? एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्टली डायलेटिंग द आर्टेरियोल्स एंड रिड्यूसिंग द टोटल फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि ये डायरेटिक्स क्या करेंगी, फ्लूइड लॉस करेंगी, यूरिनेशन कराएंगी, तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा, तो उससे क्या होगा कि फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो आर्टेरियोल्स और वेन्स पे प्रेशर कम हो जाएगा। सो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय इनहिबिटिंग सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो यूरिन जो है ज़्यादा बनेगा, सोडियम और वाटर का लॉस होगा। यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड लेसर एक्सटेंट बाइकार्बोनेट भी। द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स बाय प्रिवेंटिंग री एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड प्लाज्मा वॉल्यूम। अगर कोई दूसरी ड्रग्स ले रहे हैं और उससे कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है और दोबारा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, लेकिन ये ड्रग क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम रिलीज़ कर रही हैं, यानी फ्लूइड को कम कर रही हैं, एक्सक्रीशन करा रही हैं सोडियम और वाटर का और पोटेशियम का, तो उस वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा और री एक्सपेंशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नहीं होगा, और उसके नतीजे में जो होगा वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, एनसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी जितनी भी पेन किलर्स एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं, सच एज कॉमन ओवर द काउंटर ड्रग्स लाइक आइबुप्रोफेन, इंटरैक्ट टू डिमिनिश द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ थाइजाइड डायरेटिक्स। तो एनसेड जो है नहीं देनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए थाइजाइड टाइप डायरेटिक्स के साथ, क्योंकि ये थाइजाइड डायरेटिक्स के इफेक्ट को नलिफाई कर देती हैं, यानी जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है उसको कम कर देती हैं। वो इसलिए कर देती हैं कि ये जो एनसेड्स हैं, आपको पता है कि ये जितने भी एनसेड्स हैं दे आर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं। इसी तरीके से किडनी में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। किडनी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो वेजोडाइलेशन करते हैं। जब वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड ज़्यादा आता है किडनी में, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा सोडियम और वाटर एलिमिनेट होता है और उससे ब्लड प्रेशर कम होता है। एनसेड क्या करेंगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देंगी, तो फिर वेजोडाइलेशन नहीं होगी कोरोनरी रीनल आर्टरी में। जब रीनल आर्टरी में वेजोडाइलेशन नहीं होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो फिल्ट्रेशन भी कम होगी, फिल्ट्रेशन भी कम होगी तो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और वाटर वो भी कम हो जाएगा। उससे जो इसका जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आ रहा था वो नहीं आएगा। लिहाजा ऐसी सूरत में एनसेड्स को अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ उसी सूरत में देना चाहिए जब एनसेड देने की शदीद ज़रूरत हो और इसके बगैर गुजारा नहीं हो। तो मना नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर आपको इसको पेशेंट का ब्लड प्रेशर मुसलसल एनसेड देने के साथ साथ पेशेंट का ब्लड प्रेशर मुसलसल मॉनिटर करना होगा। तो इस मैकेनिज्म को भी याद रखिएगा जो प्रोस्टाग्लैंडिन के हवाले से मैंने आपको बताया है। प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स, ये एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर यही वो पॉइंट है जिसकी बेस पर आप फिजिशियन को रिकमेंड करते हैं कि फ़लाँ ड्रग देनी चाहिए, फ़लाँ ड्रग नहीं देनी चाहिए, फ़लाँ ड्रग पे क्या में ये आप मॉनिटर करें, फ़लाँ ड्रग से ये मॉनिटर करें, फ़लाँ ड्रग के ये एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, लिहाजा इस तरीके से पेशेंट को मॉनिटर करना ज़रूरी है। यूजुअली फिजिशियन ये चीज़ भूल जाते हैं, दैट इज़ वाई यू शुड रिमाइंड द फिजिशियन और कीप एन आई ड्यूरिंग मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। थाइजाइड डायरेटिक्स क्या करेंगी, पोटेशियम डिप्लीशन में रिक्वायर सप्लीमेंटेशन, यानी क्योंकि पोटेशियम का भी लॉस होगा तो एकदम जो होगा आपको पोटेशियम देना पड़ेगा।
इंक्रीज डाइटरी इंटेक और द यूज ऑफ पोटेशियम इन स्पेरिंग डायरेटिक इज रिकमेंडेड। या तो आप डाइट में बढ़ाएं पोटेशियम को, या पोटेशियम की टैबलेट्स दें। डाइट में आप दे सकते हैं लाइक ऑरेंज हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बनाना, केला हो गया, उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। या अगर फिर भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक दें, जो कि सोडियम और वाटर का लॉस तो करेगी लेकिन पोटेशियम को प्रिजर्व करेगी, सोडियम का लॉस पोटेशियम के लॉस को नहीं होने देगी। इसके अलावा यूरिक एसिड रिटेंशन में अगर यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा, दिस इज पोटेंशियली सिग्निफिकेंट इन पेशेंट हु आर प्री डिस्पोज टू गाउट एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। जिनको गाउट का मसला है, गाउट होता ही वही है जब यूरिक एसिड हाई होता है। तो अगर किसी पेशेंट की गाउट की हिस्ट्री है तो फिर उसमें यूरिक एसिड को मॉनिटर करें, उसको बढ़ने ना दें, वरना उसको गाउट का अटैक दोबारा हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल में इंक्रीज, डायरेटिक जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाती है, लिहाजा विच में बी सिग्निफिकेंट इन पेशेंट विद डायबिटीज़। लिहाजा पेशेंट अगर डायबिटिक है तो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल भी थायराइड टाइप डायरेटिक्स के साथ मॉनिटर करना पड़ेगा। कैल्शियम लेवल में इंक्रीज, कैल्शियम लेवल भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर रिटेनिंग कैल्शियम आइन। सो कैल्शियम आइन बढ़ेगा तो वो फिर हार्ट पर इफेक्ट डाल सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी बढ़ा सकता है, और ये हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए मुनासिब नहीं है। इसके अलावा पेशेंट नोन टू एलर्जीज टू सल्फा ड्रग्स शुड बी क्वेश्चन टू डिटरमिन द सिग्निफिकेंस ऑफ एलर्जी, क्योंकि जो थायराइड टाइप डायरेटिक्स हैं इसमें सल्फोनामाइड मोइटी होती है। तो वो इंडिविजुअल जिनको सल्फोनामाइड एलर्जी है, सल्फा एलर्जी है, उनको हमें थायराइड ड्रग्स नहीं देनी है, ये डायरेटिक्स नहीं देनी है। इसके अलावा अदर कॉमन इफेक्ट्स इंक्लूड फटीग, हेडेक, पैल्पिटेशन, रैश, वर्टाइगो, ट्रांजिटरी इम्पोर्टेंस, ये भी होता है। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया इंक्लूडिंग हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, यानी ट्राइग्लिसराइड लेवल भी हाई होगा और लिपिड लेवल भी हाई होगा। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होगा, एंड इंक्रीज द एलडीएल लेवल कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज द एचडीएल लेवल। अब हमें पता है कि एलडीएल इज़ ए बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज़ ए गुड कोलेस्ट्रॉल, और प्रॉब्लम ये है कि एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो डिक्रीज होगा और जो एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो इससे इंक्रीज होगा। इसके अलावा टोटल लिपिड भी इंक्रीज होगा, ट्राइग्लिसराइड भी इंक्रीज होगा। तो फिर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिनको है उनके लिए ठीक नहीं है, लिहाजा इसको भी इवेल्युएट करना पड़ेगा, क्योंकि टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्योंकि अब ये डायरेटिक्स जो हैं ये सब इनको बढ़ा रही हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही हैं, तो इस वजह से इसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा while the patient is on diuretics, particularly thiazide diuretics. इसके अलावा फ्लूइड लॉसेस मस्ट बी एवेल्युएटेड एंड मॉनिटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि ये जो है सोडियम और वाटर का लॉस करती हैं, अब सोडियम और वाटर का लॉस होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी में पानी की कमी हो जाए और डिहाइड्रेशन होने लगे। तो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन होने लगे, तो प्रिवेंट करना है पेशेंट को डिहाइड्रेशन से। और जब हाइपोवॉल्यूमिया होगा यानी ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी हो सकती है और पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में भी जा सकता है। इसके अलावा ऑल्ट्रेशन इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया यानी कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट में प्री डिस्पोज टू कार्डियक इरिटेबिलिटी, यानी कार्डियक इरिटेबिलिटी का मतलब है पेशेंट कार्डियक एरिथमिया में जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि इंक्रीज इन कार्डियक एरिथमिया भी हार्ट पेशेंट के लिए ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से उसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। ईसीजी शुड बी परफॉर्म्ड रूटीनली टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया। लिहाजा वो पेशेंट जो थायराइड टाइप डायरेटिक्स पर है उसका ईसीजी भी टाइम टू टाइम करवाया जाए और ये चेक किया जाए कि कहीं पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमिया में तो नहीं जा रहा। इसी वजह से इसकी ये जो है मॉनिटरिंग जो है वो ज़रूरी है। अब अगर आप ये देखें इतने सारे इश्यूज़ हैं इस थायराइड टाइप डायरेटिक्स के, तो इस वजह से इसको यूजुअली फर्स्ट लाइन के तौर पर फिजिशियंस अवॉइड करते हैं और एच इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर या आर्ब्स को यूज़ करते हैं। यूजुअल इफेक्टिव डोज क्लोरथैलिडोन की 250 to 500 मिलीग्राम डेली और ट्वाइस डेली। क्लोरथैलिडोन ये क्लोरथाइजाइड की डोज है 250 से 500 मिलीग्राम डेली और ट्वाइस डेली। क्लोरथैलिडोन की 12.5 to 25 मिलीग्राम डेली। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 12.5 to 50 मिलीग्राम। इंडिपेमाइड की 1.25 to 5 मिलीग्राम। मिथाइल क्लोरथाइजाइड की 2.5 to 5 मिलीग्राम एंड मेटलोजोन की 2.5 to 5 मिलीग्राम डेली। नाउ इसके बाद है हमारे पास लूप डायरेटिक्स और हाई सीलिंग डायरेटिक्स
विच इज़ अनदर क्लास। अब ये थाइजाइड टाइप डायरेटिक्स नहीं है। इसकी इंडिकेशन पे बात करें अगर हम, तो दीज एजेंट्स आर इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स are unable to tolerate thiazide experience or a loss of thiazide effectiveness and have impaired renal function when the creatinine clearance is less than 30 ml per minute। तो ये सेकंड चॉइस है डायरेटिक्स की। ये कब यूज़ करेंगे? पहला इशू कि पेशेंट थाइजाइड टाइप डायरेटिक्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। दूसरा, थाइजाइड टाइप डायरेटिक वो ले रहा था लेकिन अब उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई, फ़ायदा नहीं हो रहा। या तीसरा इशू क्या है कि पेशेंट किडनी फेलियर में जा रहा है और किडनी फेलियर में जाते जाते क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 30 ml पर मिनट तक आ गया है। इससे ऊपर है, 30 ml पर मिनट से ऊपर है तो ठीक है थाइजाइड टाइप डायरेटिक, लेकिन अगर 30 ml पर मिनट से कम हो गया है तो फिर थाइजाइड टाइप डायरेटिक्स जो होंगी वो बल्कि और नुकसान करेंगी, हार्मफुल होंगी। इसलिए अब थाइजाइड टाइप डायरेटिक्स हम नहीं देंगे बल्कि लूप डायरेटिक्स यहाँ पर देंगे। नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या होता है, कितना होता है? 100 ml पर मिनट, एवरेजली 100 ml पर मिनट। रेंज कितनी होती है? 90 से 130 ml पर मिनट की। तो ये कम होते होते इतने पे आ जाए तो फिर थाइजाइड डायरेटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। एक्शंस, इसमें फ्यूरिसिमाइड है आपके पास, इथाक्राइनिक एसिड है, ब्यूमेटिनाइड है, टॉर्सिमाइड है। एक्ट प्राइमरीली इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसी वजह से इसको लूप डायरेटिक्स भी कहा जाता है। By acting within the loop of Henle, they decrease sodium reabsorption। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम करते हैं, यानी सोडियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। सोडियम के साथ वाटर का भी लॉस होता है। देयर एक्शन इज मोर इंटेंस बट लॉन्गर ड्यूरेशन 1 to 4 आवर दैट ऑफ द थायराइड डायरेटिक्स। लॉन्गर मोर इंटेंस एक्शन है कंपेयर टू थाइजाइड, और लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन है 1 to 4 आवर, ड्यूरेशन थाइजाइड का ज़्यादा है। लॉस ऑफ पेटेंट एक्सक्लूसिविटी has resulted in increase the availability of generic product which had reduced the costs associated with their usage। अब इसकी बहुत सारी generics अवेलेबल हैं जिसकी वजह से इसकी प्राइस कम हो गई है। Significant interaction as with thiazide diuretics, antihypertensive effect of loop diuretic may be diminished by NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs। mechanism वही है, inhibition of prostaglandin। इसके प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स भी तकरीबन वही हैं जो हमने यहाँ थाइजाइड टाइप डायरेटिक्स में पढ़े हैं, तो इसीलिए उसी की रिपीटेशन है कि लूप डायरेटिक्स हैव सेम इफेक्ट्स एज थाइजाइड, जो हम ऊपर देख चुके हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू द फॉलोइंग, लूप डायरेटिक्स हैव ए कॉम्प्लेक्स इन्फ्लुएंस ऑन रीनल हीमोडायनेमिक्स, दस पेशेंट मस्ट बी मॉनिटर क्लोजली फॉर साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया। यानी कहीं ऐसा ना हो पेशेंट का डिहाइड्रेशन में चला जाए और हाइपोवॉल्यूमिया में चला जाए और वो कोमा में जाना शुरू कर दे, तो इसलिए इसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें। बिकॉज दीज पेशेंट्स और दीज एजेंट्स शुड बी यूज कॉशियसली इन पेशेंट्स विद एपिसोडिक और क्रॉनिक रीनल इम्पेयरमेंट, बन यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल शुड बी चेक्ड रूटीनली। ये चेक करने के लिए कि कहीं पेशेंट किडनी फंक्शन मजीद डिटेरियोरेट तो नहीं हो रहा। दैट इज़ वाई पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एज वेल एज सीरम क्रिएटिनिन। अगर इनके लेवल बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है पेशेंट का किडनी फंक्शन मजीद डिक्लाइन हो रहा है। इसके अलावा ट्रांजिएंट डेफनेस हैज़ बीन रिपोर्टेड, यानी डेफनेस सुनाई ना देना। इफ द पेशेंट इज टेकिंग पोटेंशियली ओटोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, अनदर क्लास ऑफ डायरेटिक लाइक थाइजाइड डायरेटिक्स शुड बी सब्सटीट्यूटेड। क्योंकि ये जो लूप डायरेटिक्स हैं पर्टिकुलरली फ्यूरिसिमाइड, ये भी डेफनेस कॉज करते हैं, और अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ये भी डेफनेस यानी ओटोटॉक्सिक हैं, ये भी डेफनेस कॉज करती हैं। तो इस वजह से जब ये दोनों ओटोटॉक्सिक ड्रग मिलेंगी तो चांसेस ऑफ डेफनेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसी सूरत में अगर लूप डायरेटिक से डेफनेस हो रही है और पेशेंट ऑलरेडी कोई अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ले रहा है तो फिर इसको चेंज कर दें, या तो थाइजाइड डायरेटिक दें या ये कोई भी डायरेटिक। अगर थाइजाइड भी नहीं दे सकते तो फिर सिर्फ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक का ऑप्शन हमारे सामने रह जाएगा। अच्छा, यूजुअल इफेक्टिव डोज जो इसमें मुख्तलिफ जो लूप डायरेटिक हैं, ब्यूमेटिनाइड 0.5 to 2 मिलीग्राम डेली, इथाक्राइनिक एसिड 25 to 100 मिलीग्राम डेली, फ्यूरिसिमाइड 20 to 80 मिलीग्राम डेली एंड टॉर्सिमाइड 2.5 to 10 मिलीग्राम डेली, ये जो है वो यूजुअल इफेक्टिव डोज है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अब पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।